ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। एंड अब हम लोग अपनी मॉड्यूल स्पेसिफिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रोज हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, माई सेल्फ CS प्रेरणा महेश्वरी विल बी टेकिंग योर क्लास स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स। हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, CSEET मॉड्यूल स्पेसिफिक क्लास। आज ये सेकेंड क्लास है। और कल जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पेशेंटली उसको कवर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर इसी में से आने की चांसेस रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करें। कल कहां तक हमने पढ़ा था? वी हैव डन टिल नीति आयोग। नीति आयोग तक हमने कंप्लीट किया था। एंड आज हमें क्या स्टार्ट करना है? RBI स्टार्ट करना है। सो विल बी मूविंग टू डायरेक्टली RBI पोर्शन। ये PDF अब क्या सबके पास है सबके पास? कुछ चेंजेस भी हैं। एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि इंस्टीट्यूट 15 मार्च को ये बुक रिलीज किया है। 15 मार्च तक का इसमें डेटा कवर किया है, 15 मार्च 2022। एंड हमें एग्जाम कब अटेम्प्ट करना है? दैट इज नवंबर। तो नवंबर में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको कुछ चीजें अमेंड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें स्लाइड चेंज आते हैं, कुछ रीसेंट न्यूज भी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद RBI। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? RBI पढ़ना है, सेबी पढ़ना है, CCI पढ़ना है, एंड ICSI पढ़ना है, G7 सबमिट पढ़ना है, G20 सबमिट पढ़ना है। वेरी लेस टाइम और हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, इसकी जल्दी पढ़ेंगे। इररिलेवेंट चीजों को बस रीड करके छोड़ना है और फैक्ट्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है। जिनके पास PDF नहीं है अब वो क्या करें? जिनके पास PDF नहीं है वो मोबाइल में PDF को, दूसरे मोबाइल या किसी में भी PDF को डाउनलोड कर ले और उसको एक साइड ओपन करके कुछ पेजेस हाथ में रख ले, कुछ पेजेस निकाले और उसमें अपना नोट्स, अपना अमेंडमेंट लिखते चले। पेज नंबर में किस पेज में क्या चेंजेस है वो पेज नंबर डालें। ठीक है, स्टार्टिंग विद RBI, the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India established on April 1, 1935. Establishing year को सब अंडरलाइन करेंगे। नोट्स में कैसे लिखना है? RBI डैश 1935 में स्टैब्लिश हुआ है, April 1, 1935। अब RBI के बेसिक कुछ फंक्शंस है वो कहां पे दिए हैं? RBI के बेसिक फंक्शंस उसके प्रियम्बल में दिए हैं। The central office of the RBI was initially established in Calcutta but permanently moved to Mumbai. तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कैलकाटा टू मुंबई शिफ्ट हो गया। The central office is where the governor sits and where the policies are formulated. The basic function of this apex bank is described in its preamble to regulate the issues of banknotes and keeping of reserves with view of securing monetary stability. क्या पढ़ना है इसमें कि बेसिक फंक्शंस कहाँ डिस्क्राइब है? प्रीएम्बल में डिस्क्राइब है। डन। अब डायरेक्टली हम आते हैं RBI के रेट्स पे। इंपॉर्टेंट पार्ट, RBI के रेट्स। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, RBI के रेट्स पे आते हैं। फर्स्ट दोनों के कट कर देंगे हम, कट इट लाइक दिस। रेपो रेट हैज बीन रिवाइज्ड टू 5.9%। हाँ, दैट इज लास्ट में जीरो की वैल्यू नहीं होती। 5.9%। and CRR has been changed to 4.5%। बाकी सब हमारा सही है। ठीक है, तो क्या रेट्स रिवाइज हुए हैं? तो रिवाइज रेट्स करके पूरा ही लिखना है। पॉलिसी रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट,
MSFR, बैंक रेट, CRR और SLR सब लिखने। हाँ नहीं, अब 4.25 आई टोल्ड यू, ये रिवाइज होते रहते हैं, अभी रिसेंट वाला बस याद रखना है, ठीक है। बस पॉलिसी रेपो रेट 5.9% लिखना है एंड बाकी सब सेम है। इसको याद करके जाना बिकॉज रेपो रेट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबने चेंजेस कर लिए कि रेपो रेट हैज बीन रिवाइज टू 5.9%। हो सकता है ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम मुझे दोबारा इन्हीं बच्चों की क्लास लेनी पड़े, एवरीवन मस्ट गेट सिलेक्टेड, बट फिर कभी अगर ये कुछ पढ़ना पड़े तो आपको कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है क्योंकि उस टाइम की रिवाइज हो जाए, फिर ये सब चेंज हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो रिवाइज होती रहती है। डन हो गया। गवर्नर ऑफ आरबीआई, वेरी इजी, शक्तिकांत दास। यू वुडंट बिलीव मॉक टेस्ट में डायरेक्ट ये पूछ लिया हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो क्या इतने इजी क्वेश्चंस भी हम आईसीएसआई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कभी कभी आपको टफ क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस ही नहीं पता। गवर्नर ऑफ आरबीआई श्री M.K. जैन, M.D. पात्रा, M.R. राव एंड T. रावी संगार, ये सब क्या है? दीज आर डेप्यूटी गवर्नर्स। डेप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं? 4, और गवर्नर, वो तो गवर्नर एक ही रहेंगे। पढ़ना सब कुछ, रीड इट वंस, बट गवर्नर का नाम तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं हर चीज एग्जाम में आए, कुछ तो बेसिक करंट अफेयर्स सबको पता होना चाहिए, ठीक है। वी हैव डन विद आरबीआई। क्या बस इतना ही इंपॉर्टेंट था? आरबीआई अभी एक बार और सेकंड चैप्टर में कवर होगा, वहां पे कुछ और नई चीजें आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना था, हम इतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेबी। सेबी के बारे में कभी सुना ही होगा। अगर आप सीएस कर रहे हैं तो सेबी को तो आपको पढ़ना ही है, फाउंडेशन लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोफेशनल लेवल। सेबी इज फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट, सेबी के बारे में आपको पढ़ना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेबी? द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन April 12, 1992। 1992 व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? अभी जस्ट पढ़ा है 35 एंड ये 1992। नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था? 2050। कंपैरेटिव पढ़ने से क्या होता है? पीछे वाला रिवाइज होता रहता है और आगे का याद भी होता है। Done. Security Exchange Board of India was established in April 12, 1992 in accordance with the provision of SEBI Act 1992, Security Exchange Board of India Act 1992। कि ये preamble क्या है? With what basic functions it was prescribed, कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ सेबी को बनाया गया था? To protect the interest of investors। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी बॉडी फॉर्म हुई है? It is SEBI to protect the interest of investors in security and to promote the development and to regulate। ये लाइन as it is कॉपी करके एग्जाम में आ जाएगी, ये लाइन यहां से यहां तक, और बोल देता है identify which body is being referred here। तो it is SEBI। Starting with now chairperson of SEBI, क्या ये भी चेंज हो गए हैं? आज यूजुअल काफी कुछ अमेंडमेंट आया है, तो क्या ये चेंज हुए हैं? नहीं। मिस मदावी पुरी बुच इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी ऑफ इंडिया। बस यहीं तक पढ़ना है, इनके होल टाइम मेंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें? फॉर्मेशन ईयर 1992, चेयरपर्सन कौन है, उसके बाद किस ऑब्जेक्टिव से इनको बनाया गया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे बस लिख लेने चाहिए। Why I am writing this if it is written here? Why I am writing this? Because जब बुक खुलेगी तो ये बड़ा पैराग्राफ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम्स में जब
रिवीजन करते हैं तो पूरा पैराग्राफ रीड करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर ये छोटे पॉइंट्स दिख जाए तो हम बस इसको पढ़ें और हो गया, हमें फुल फ्लेजेड पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और लास्ट क्या है, इनका हेडक्वार्टर का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, मुंबई या दिल्ली या फिर इट इज मुंबई। यस, नहीं, कहां पे लिखा है, इट इज होल टाइम मेंबर्स, चेयरपर्सन तो ये है, दिस इज चेयरपर्सन। डन। अब ये कुछ बात हो रही है इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय सेबी, ये थोड़ी सी अलग सी चीज है जो जाननी चाहिए। एक चार्टर निकालता है सेबी, चार्टर का मतलब होता है कि उसमें सेबी ने कुछ राइट्स एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स लिख रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स। यू नो व्हाट इज डूज एंड डोंट्स, कि क्या हमें करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें जो इन्वेस्टर्स को नहीं करना चाहिए। एक तरीके से ये रिस्क को समझाने के लिए निकाला गया था इन्वेस्टर चार्टर। सिंपल क्वेश्चन, इन्वेस्टर चार्टर किसने निकाला था, सेबी। डायरेक्ट नहीं समझ में आता है पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के बोल देता है। या फिर सीधे से ये पूछ सकते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स कहां पे लिखी है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर सेबी के डॉक्यूमेंट में लिखी है, इन्वेस्टर चार्टर में लिखी है, कहां लिखी है, तो इन्वेस्टर चार्टर पे ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स लिखी है। क्विकली रीड करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कि क्या हमारे राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। The charter is a brief document containing details of service provided to the investors, their rights, do's and don'ts, responsibilities, and investor grievances of handling mechanism. You know what is grievances? इस वर्ड का मतलब पता है क्या, grievances क्या होता है? Anyone who can try? जानवी जायसवाल, नेहा गुप्ता, व्हाट इज ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंसेस क्या है जल्दी बताएंगे। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि डिफाइन करो, अरे बस लेमन लैंग्वेज में भी आप मतलब बता सकते तो आप बताइए। ग्रीवेंसेस का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आना, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप एज अ कस्टमर किसको कॉल करते हो, कस्टमर हो आप तो किसको कॉल करते हो, कस्टमर केयर को करते हो। ऐसी अगर इन्वेस्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है एंड कंपनी उसकी कस्टमर केयर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप डायरेक्ट ग्रीवेंस सेंटर ऑफ सेबी तक कंप्लेन कर सकते हो। सेबी ने एक मैकेनिज्म भी बना रखा है, स्कोर्स। ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत अच्छे से डीप में आता है, 5 to 6 मार्क्स में डायरेक्ट पूछता है स्कोर्स क्या है, व्हाट इज स्कोर्स। तो वन वर्ड में भी आ सकता है, इट इज सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। सेबी का कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम है। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ स्कोर्स। फुल फॉर्म ऑफ स्कोर्स, सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। तो राइट्स क्या क्या है हमारे, गेट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, expect redressal of investor grievances filed in scores, get quality services from SEBI, recognize market infrastructure institution and so on। अब बात ये है कि जो ये स्कोर्स है, स्कोर्स को लेकर सेबी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कंपनीज को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर में अपनी रिपोर्ट्स जितनी भी कंप्लेंट्स है उसको रिजॉल्व करिए। तो उसके रिलेटेड कंप्लेन रिड्रेसल के रिलेटेड सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर। अब बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इन्वेस्टर्स विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डील विद सेबी रिकॉग्नाइज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सीधे सीधे एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को लेकर हो रही है, क्योंकि ये मार्केट है, रिस्क पे डिपेंड करता है
एंड आप अपना वैल्यूएबल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना है कि टाइमली आपके केवाईसीज हो रखे हैं कि नहीं, कोई ग्रीवेंसेस है जो कंसर्न एंटिटीज सॉल्व करती है कि नहीं, इन सबसे रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ आने की चांसेस बहुत कम है। स्कोर जरूर आ सकता है कि सेबी का कौन सा मैकेनिज्म ग्रीवेंस को रिड्रेस करता है, तो दैट इज स्कोर्स। डन। एंड यहाँ पे उतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट रीड करके छोड़ देना है। हम लोग सीधे आएंगे CCI पे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा है, सबको पता है। अगर कोई नई चीज लाता है दूसरी ब्रांड भी तुरंत लेकर आ जाती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट यू हैव अंडरस्टूड द टर्म मोनोपोली। किसी को मोनोपोली का मतलब पता है क्या? ओनली हाँ, वन सेलर होता है या जिनके पास पूरा राइट होता है उस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। पर मोनोपोली में क्या होता है, कभी कभी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में टिकट, रेलवे की टिकट बेसिकली IRCTC के पास ही राइट है और किसी के पास तो राइट नहीं है। हाँ, टिकट सब देते, बहुत सारी वेबसाइट्स इशू करती है, बट इशूअर कौन है? IRCTC। तो हो सकता है और कोई तो इशू करने वाला है नहीं, तो क्या होगा, अनलिमिटेड प्राइस हो रखना शुरू कर दे रेलवेज का। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हालांकि ये तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं है। बट अगर मान लो सपोज आई हैव दिस वन पेन जिसकी बहुत वैल्यू है या कुछ इसमें इतनी खासियत है, बट ये अब बेसिक नीड्स होती जा रही है स्टूडेंट। अगर ये सिर्फ मेरे पास है, इसका मैं मन बढ़न एकदम प्राइस सेट कर दे, तो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कस्टमर्स का। तो सेबी CCI ये है जो गवर्न करता है। CCI इज गवर्निंग बॉडी टू डिसाइड कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस ना हो मार्केट में, किसी के पास बेसिक चीजों की या कुछ भी इतनी अनलिमिटेड पावर ना हो कि दूसरा उस मार्केट में सरवाइव ही ना कर पाए। ठीक है, तो कंपटीशन से रिलेटेड कौन है? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट वाज सेट अप अंडर व्हिच कंपटीशन एक्ट 2002। सेबी को किस एक्ट के तहत सेटअप किया गया है? सेबी एक्ट 1992। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे सेटअप किया गया है? कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 follows the philosophy of modern competition law. The act prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by enterprise, and regulates combinations which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. Right to choice हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी चीज की अगर मोनोपोली है तो आप अब्यूज मत करिए, और मोनोपोली नहीं है तो हमारे पास ऐसा कस्टमर राइट टू चूज होना चाहिए कि हम किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आपका हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास राइट है, शिफ्ट कर जाए। बट कुछ जगह हमारी मजबूरी हो जाती है क्योंकि और कोई सेलर ही नहीं है वहां पे, तो हम शिफ्ट करें भी क्या? अगर वो एक्सप्लॉइट करता है हम लोग को, हम लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन कि हम चलो शॉप ए को छोड़ के शॉप बी के पास चले जाए। पर शॉप ए ने क्या किया है? मोनोपोली ले रखी है। तो इस वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से हम बी के पास जा ही नहीं सकते, कोई बना ही नहीं रहा है। और जो भी अगर बेच भी रहे हैं वो ले किससे रहे हैं? इन्हीं से ले रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए CCI आया। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बात रही, द कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 14 October 2003 and CCI consists of chairperson and 6 members. 1 + 6 याद रखो, chairperson 1, 6 members. The CCI is also required to be opinion of competition issues, reference received from a statutory authority and so on. अब यहाँ आते हैं सीधे अशोक कुमार गुप्ता, who is the chairperson of CCI, श्री अशोक कुमार गुप्ता। डन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। अच्छा, एक काम करो, नीति आयोग का, सेबी का और CCI का जल्दी से सामने सामने चेयरपर्सन लिखो।
अब सबकी कॉपी का पेज पलटने वाला है। नीति आयोग, सेबी एंड सीसीआई सबके चेयरपर्सन जस्ट सामने लिखेंगे। चेयरपर्सन की बात हो रही है नीति आयोग में, ना कि सीईओ या वाइस चेयरपर्सन। डोंट गेट कंफ्यूज। डन। स्पेलिंग्स का कोई वो नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बेस्ड हमारा एग्जाम है, पर होनी तो नहीं चाहिए। नीति आयोग का आंसर क्या है, सब आंसर करेंगे। नीति आयोग का आंसर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सेबी, सेबी के चेयरपर्सन कौन है? और कोई? श्योर। एंड सीसीआई के कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। तो इनका यहीं पे लिखने से क्या होगा, सब में जो छोटा छोटा कहीं लाइन आ रही है चेयरपर्सन की, आपके एक बॉक्स में तीनों कवर हो गए हैं। डन। नेक्स्ट इज IBBI। अब दिस बॉडी इज समथिंग डिफरेंट जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। लाइक आपने आरबीआई के बारे में सुना है, सबके बारे में सुना है, पर हो सकता है आपने IBBI के बारे में ना सुना है क्या किसी ने? कहाँ पे सुना? क्या पढ़ा है उसमें? ओनली बैंक्स। बेसिकली ठीक है, लगभग ठीक है। IBBI बेसिकली द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। एक्चुअली होता क्या था, जब कंपनी एक वाइंडिंग अप में जा रही होती है तो उसको सालों लग जाते हैं, बट इस चीज को, इस प्रॉब्लम को देखकर ये रिकॉग्नाइज हुआ, अगर कोई कंपनी जिसकी चांसेस है या तो वो रिवाइव कर सके, और नहीं रिवाइव करने की कोई चांस ही नहीं है तो उसको बंद करके खत्म करें। लेकिन उस कंपनी को ऐसे ही मूव नहीं करने देना चाहिए। जो कंपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जो भी कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहे या कोई भी रीजन है, अगर आप वाइंडिंग अप में जाते हैं तो उसको देखा जाता है क्या कोई ऑप्शन है जिससे इस कंपनी को बचाया जा सके, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे इस कंपनी को फिर वाइंड अप ही करे। तो फास्ट ट्रैक मैनर को, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को गवर्न करने के लिए बना IBBI। इंसॉल्वेंसी वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP प्रोसेस होता है। इसमें कहानी ये है कि जब पिटिशन आता है तो 180 डेज के अंदर अगर आपने रिजॉल्व कर लिया, या फिर कुछ एक्सटेंशन चाहिए तो प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन, टोटल कितना हुआ? 270 डेज। 270 डेज में फाइनल डिसीजन आना है, लगभग 1 साल के अंदर। पहले 10-10, 15-15 साल चलते रहते थे केस, डेट्स पे डेट्स आती थी, वही है ना, तारीख पे तारीख। तो यही कहानी पहले हुआ करती थी। पर इनके इंट्रोडक्शन से क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के इंट्रोडक्शन से हुआ, इस प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन किया गया। ये फाइनल डिसीजन लेना है, या तो बंद करेंगे कंपनी को या रिवाइव करेंगे कंपनी को। रिवाइव का मतलब आप समझ रहे हैं, रीस्टार्ट करना, एक तरीके से उनके डेब्ट्स को उनको रिलीज करके एक चांस देना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही बंद हो रही है, क्रेडिटर्स वैसे ही लॉस में जा रहे हैं, लेकिन अगर एक चांस मिल जाए तो उसको हम रिवाइव कर देंगे। तो अब इसमें भी लोगों ने झोलमाल मचाना शुरू कर दिया। 180 + 90 जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस था, इनको ऑब्जेक्टिव था कि इसमें लगा देते हैं केस, लिटिगेशन लगा देते हैं। अब उसमें अपील्स होती है, इन सब प्रोसेस में फिर सालों लगने लगे। तो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये IBBI आया था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था, वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट लेकर आए कि 180 + 90 के साथ ओवरऑल लिमिट लगा दी 330 डेज। कितनी? अब कहा कि अपील हो चाहे जो हो, लिटिगेशन फाइल हो, 180 + 90 270 डेज में तो खत्म करना ही है, बट ओवरऑल भी अपील के साथ आपको मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 330 कर दिया गया। ये क्या प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है? बिल्कुल है।
क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें फास्ट ट्रैक तरीके से डिसीजन लेना है, या तो रिवाइव या तो वाइंड अप, जो भी लेना है उसको हम अगर टाइम बाउंड प्रोसेस में नहीं करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब समझ में आया कि हम IBBI का क्या रोल है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लाइफ। आप एज अ CS आगे चल के स्कोप होता है, या तो आप प्रैक्टिसिंग करोगे तो प्रैक्टिसिंग में कई चीजें होती हैं, उसमें आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी जा सकते हैं जो पूरी सिर्फ इंसॉल्वेंसी को डील करते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े CS हैं जो सिर्फ इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल्स में लगे हुए हैं। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली फील्ड में चले जाते हैं, कंपनीज को पेटेंट दिलाना, ट्रेडमार्क दिलाना, कॉपीराइट दिलाना, ये सब एज अ CS आप कर सकते हो। तो यू हैव टू चूज योर लाइन। इफ यू लाइक दिस, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो। Insolvency Bankruptcy Board of India, it was established under IBC 2016, IBC 2016, ये कोड का नाम है, याद रखना ये कोड है, एक्ट नहीं है। It is a key pillar of the ecosystem responsible for implementation of the code and consolidates and amends the laws relating to insolvency resolution, corporate, personal, partnerships, individual in a time bound manner। यही इसका फीचर है। Time bound manner is the main objective, time bound manner for maximization of valuable assets of persons। पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी कि फॉर एग्जाम्पल इससे पहले कुछ सीका एक्ट वगैरह थे, सीका थे, सरपाइसी अभी भी है, सीका थे बेसिकली। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे ऐसे एक्ट में थे जिसमें बैंक्स वो जब लोन देते हैं आप, तो बैंक्स के पास कुछ गिरवी रखवाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बैंक को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कोर्ट से, फिर जाके वो उस कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज कर पाते थे। पर ये तो गलत है, बैंक ने पैसा दिया, अब इन्वेस्टर टाइम पे नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक के पास राइट होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को वो डायरेक्टली बेच सके। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ही बहुत हाईलाइट हुई, और फिर आता है IBC। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके चेयरपर्सन कौन है, श्री रवि मित्तल। Ravi Mittal is the chairperson of IBBI। Done? Next topic is very interesting topic because it is the Institute of Company Secretaries of India। हम सबका इंस्टीट्यूट है ये, प्यारा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि ICSI कैसे स्टैब्लिश हुआ और किस एक्ट के साथ स्टैब्लिश हुआ। ICSI के प्रेसिडेंट कौन है, आपकी हर बुक में लिखा रहता है ये प्रेसिडेंट है, तो वो कौन है, एटलीस्ट आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में तो पता होना चाहिए। नॉर्मल इंसान भी कोई पूछे ये ICSI क्या है, या फिर उनके चेयरपर्सन मतलब प्रेसिडेंट कौन है, इनका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट के बारे में बोलने लायक नहीं है तो आप आगे चल के क्या फिर CS बनेंगे। तो ICSI के बारे में जनरल नॉलेज के तहत भी आपको पढ़ना चाहिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कोई भी पूछे व्हाट इज ICSI, पता होना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोफेशन को गवर्निंग बॉडी कौन है, वो ICSI है। ठीक है, बहुत एक फनी चीज है, जब ड्यूरिंग दिस जर्नी जब आप CS करते हैं तो अक्सर रिश्तेदार आके पूछते हैं कौन से कॉलेज से, ये कौन से कॉलेज वाला जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। भाई कॉलेज नहीं है हमारा, हमें जाना नहीं पड़ता, ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। पर ये लोगों को पता ना हो कि उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसमें सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, अच्छा CS कर रहे हो, कौन से कॉलेज से। तो अब कॉलेज नहीं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, हम ICSI के स्टूडेंट हैं। It is a premier national professional body set up under the Act of Parliament and the Company Secretaries Act 1980। अब इतनी कहानी पता चल गई है, एकदम बैठा के उनको समझाना, आइए बैठ के आराम से बात करेंगे अब। ठीक है, इसको कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली।
रीजनल ऑफिस कितने हैं? 4 रीजनल ऑफिस हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। ICSI has been contributing to the initiative of Government of India that have potential to excel the social economic growth. Presently, CS देवेंद्र V देशपांडे is the president. यही president अभी भी है, ये बुक एकदम अपडेटेड है, इसको ही याद करना है। अच्छा, अभी कुछ प्रोग्राम्स आपके हुए होंगे, ओडीटी वगैरह हुआ है क्या सीएस के बाद? CSEET के बाद आई थिंक क्लियर करने के बाद हुआ होगा। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें देखा था मैंने, बेसिकली स्टूडेंट से पूछा जाता है डायरेक्टली, टेल मी द विजन ऑफ ICSI, टेल मी द मिशन ऑफ ICSI। विजन एंड मिशन एक्चुअली बुक के लास्ट कवर पे भी दिया रहता है एंड वो एज अ स्टूडेंट किसी को याद नहीं। तो आप जब भी जाएंगे तो विजन एंड मिशन जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चैप्टर ऑफिसेस में ये प्रोग्राम होता है तो डायरेक्टली सीधे पूछ लेते हैं, आप CSEET क्लियर करके आए हैं तो व्हाट इज द विजन ऑफ ICSI, व्हाट इज द मिशन ऑफ ICSI, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डेवलप अ हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मोटो क्या है? सत्यम वदम धर्मम चर। ये सॉन्ग है, प्रॉपर सॉन्ग है, कभी यूट्यूब पे सुना है? सत्यम वदम धर्मम चर, ये पूरा मोटो सॉन्ग है यूट्यूब पे ICSI का, आज सुनना, बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छे सिंगर ने इसको पूरा कंपोज किया है। जब किसी CS कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में हम लोग जाते हैं तो उसमें ये सॉन्ग प्ले होता है एंड लिटरली ये इतना अच्छा लगता है ये सुनने में, सत्यम वदम धर्मम चर इनका मोटो सॉन्ग। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट, बस प्रेसिडेंट पढ़ना है, दूसरे बाकी मेंबर्स। अब बात आती है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। ये शुरू करने से पहले सबके चार्ट्स का, कल की क्लास में कुछ बोला गया था सबसे, प्रिपेयर्ड हैं? शो मी योर चार्ट से प्लीज, सब वहीं रखो। अब तुम लोग कल की क्लास में नहीं थे, बच गए मतलब। At least if you miss the class, you should get update with your friends कि कल क्या हुआ था। सिर्फ कौन कौन आया पूछने से काम नहीं चलता है, क्या क्या हुआ क्लास में भी पूछने से काम चलता है, ठीक है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस सबके चार्ट प्रिपेयर हैं। अच्छा, मैं कुछ नाम लिख रही हूं, अभी पता चल जाएगा। और ये G20 नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन तो सुन लो, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं आउट ऑफ कोर्स है, ऐसे नहीं मतलब सबको बस G20 दिखते ही ये आपने नहीं पढ़ा है, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। क्वेश्चन सुनो, G20 वाले का तो पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन ये है, arrange these groups of organization in a descending order according to the number of members it have। क्वेश्चन को हिंदी में एक बार रिपीट कर देते हैं कि जितने मेंबर्स हैं इनके में, उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करके इनको रखिए। इट विल टेक 5 to 6 सेकेंड्स ओनली। नंबर ऑफ मेंबर्स आपको सबके पता है, अब उस अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखिए। यही ऑप्शंस में से इन्हीं को बस यूज करना है। 5 है, इन 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है। अभी आंसर नहीं बोलना है, अपने भावनाओं पर आप काबू रखिए। नंबर ऑफ मेंबर्स, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ में आंसर करेंगे, अरेंज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है, बट इस क्वेश्चन के साथ आपको इन 5 का क्लियर होने वाला है। डन? कोई एक बता सकता है किसको किसको आ रहा है आंसर? सबको आ रहा है। क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया पहले तो ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया है? अरे आंसर नहीं समझ में आया तो समझ में भी आता है, क्वेश्चन समझ में आया है कि ये नहीं। क्वेश्चन है
कि इनकी कुछ मेंबर कंट्रीज है, किसी में 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, कुछ मेंबर कंट्रीज है। अब आपको ये देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा मेंबर कंट्रीज है, उनको पहले लिखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं। बचपन में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा था, वो इस दिन के लिए पढ़ा था, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अच्छा उसको बताना दो। द मोस्ट लीस्ट स्पीकिंग पीपल विल स्पीक नाउ। अच्छा एक सेकेंड, IMF इसका आंसर है, G20, आसियान, अरे आसियान, इसके अलावा किसी और का कोई आंसर? कैसे आसियान नहीं है वहां पे? और आसियान में कितने? कॉन्फिडेंस देखो, खुद गलत होके दूसरों को कहना है नहीं, क्या बता रही हो तुम? नहीं, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, गलत करके आएंगे पर एकदम आराम से निकलेंगे, पेपर बहुत अच्छा होगा। अब पेपर अच्छा कितना हुआ वो एग्जामिनर बताएगा, ठीक है। क्या इसके अलावा किसी और का कोई आंसर? अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे कि एग्जैक्टली मेंबर्स कितने हैं। अभी तो किसी ने बता दिया, हो सकता है ये तुक्का लगा हो किसी का, कुछ कह नहीं सकते, पर एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं? IMF 190, 20, 10। अच्छा G20 वाले को बाहर रखने वाले कौन थे? अब नंबर ऑफ मेंबर्स में इसमें आपको कोई तकलीफ थी? मतलब देखते ही मतलब कैसे आप आउट ऑफ कोर्स पढ़ा दी। चलो अब बात होती है G7 एंड G20। क्विक रिकैप था कल का, एक ब्रेक भी हम लोग को मिल गया अभी तक जो पढ़ रहे थे। अब बस 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं, G20 और चैप्टर अभी भी बहुत बड़ा है, अभी खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर, काफी बड़ा है। गोइंग विद G7 समिट, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम इज ये G7 समिट 2021 की जो दी गई थी, इसके बाद एक 22 वाली समिट हो गई है, तो हम इसको रिफर नहीं करेंगे। पर हाँ इतना जरूर पढ़ेंगे कि G7 2021 वाली होस्टिंग कंट्री कौन सी थी? UK, इट इज द UK। मजे की बात यह है कि पता नहीं इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। G7 समिट को थोड़ा पलट के पेज पलटिए, अगर मॉड्यूल है तो G7 20 भी दे रखे हैं, 19 भी दे रखे हैं, चलो 18 नहीं दिया, और फिर आता है 2022। क्या सब पढ़ना पड़ेगा? 22 पढ़ना है, 21 कहाँ हुआ था और 23 कहाँ होगा, ये पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना 22 है, तो हम लोग 22 से ही अगर स्टार्ट करें, इट वॉज 48th G7 समिट, 48 G7 समिट 2022। ये कहां पे हेल्ड हुई थी? जर्मनी। इज इंडिया अ मेंबर ऑफ G7? नहीं, नहीं, हाँ नहीं। मतलब प्रेशर देके पूछो तो आंसर बदलने की चांसेस रहती है। G7 में इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इसके अलावा कौन सा ग्रुप पड़ा जिसमें इंडिया मेंबर नहीं था? एनी वन? इंडिया इज नॉट अ मेंबर। अब क्वेश्चन इज तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? G7 समिट में इंडिया अक्सर इनवाइटी रहता है। इंडिया वाज इनवाइटी। जर्मनी के जो चांसलर थे उन्होंने इंडिया इनवाइट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ वेंट टू जर्मनी, तो इंडिया वाज इनवाइटी।
कब हुआ था? 26 to 28 जून हुआ था। और थीम क्या थी? What was the theme? Investing in better future. Investing in better future. इतना सबको पता होना चाहिए 48 समिट के बारे में। एंड बात रही 2023 कहाँ हेल्ड होने वाली है? वो जापान में होगी। तो कहां से ये होस्टिंग जर्मनी को मिली थी और जर्मनी किसको होस्टिंग देने वाला है? तो मिली किससे थी? यूके से मिली थी, जर्मनी के पास आई, तो जर्मनी अब किसको हैंड ओवर करेगा होस्ट? जापान। सीधे अब यहाँ पे अबाउट G20 पे आते हैं। द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज is a premier of International Forum of Global Economic Cooperation. This line makes it confusing with IMF. अगर हम इस लाइन में यहाँ सिर्फ डैश कर दें, डैश इज द प्रीमियर ऑफ इंटरनेशनल फोरम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ग्लोबल इकोनॉमिक की बात हो रही है, साउथ एशियन के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, एशिया के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं IMF, ग्लोबल इकोनॉमिक से क्या याद आता है? IMF। तो ये लाइन याद करनी पड़ेगी। ये जब भी लाइन है वो किसके लिए रिफर करी गई है? G20 के लिए करी गई है। तो अपने नोट्स में ही डायरेक्ट लिख लो, G20 इज द प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। Done. G20 summit is formally known as Summit on Financial Markets and World Economy. Summit का official नाम formally known as Summit on Financial Market and World Economy. सब नहीं रीड करेंगे, ऑलरेडी आई हैव अंडरलाइंड इंपॉर्टेंट लाइंस, डायरेक्ट उसको मार्क करेंगे। फिर सीधे आओ, the host country of G20 summit leads to the group over the course of 1 year from December to November as the presidency. Presidency doesn't mean सिर्फ एक मंथ में जो मीटिंग हो रही है आपको उसके लिए, आपको इस दिसंबर से अगले नवंबर, नेक्स्ट नवंबर तक, पूरे साल तक कई मीटिंग्स, कई प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स या फिर किसी पर्टिकुलर थीम पर उस पर वर्क करने के लिए। तो दिसंबर टू नवंबर तक की होस्टिंग होती है। ये होस्टिंग का मतलब नहीं सिर्फ एक इस मीटिंग के लिए, पूरा दिसंबर से लेकर नवंबर। अब नेक्स्ट ये अंडरलाइन करना है, आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस it was acknowledged that the participation of major emerging market countries is needed in the discussion of IFS and G7 finance minister agreed to establish G20. तो किस क्राइसिस के बाद आया है? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या चीज? नहीं, दिसंबर टू नवंबर मतलब होस्टिंग सिर्फ एक मीटिंग के लिए नहीं होती है कि इस मीटिंग में हम होस्ट हैं इसलिए। दिसंबर से नेक्स्ट नवंबर तक उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं, इनके ऑब्जेक्टिव या फिर पर्टिकुलर थीम पे डिफरेंट मिनिस्टर्स और ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं। तो पूरा दिसंबर टू नवंबर तक का इनका प्रोग्राम रहता है, ये नहीं एक मीटिंग कंडक्ट हो गई होस्टिंग खत्म हो गई। डन।
नेक्स्ट सीधे 2022 पे आते हैं। The 17 G20 states will be take place in 15 to 16 November in Bali. अब G20 समिट 2022 में कहाँ हेल्ड होने वाली है? बाली में। अब गो एंड फाइंड राइट नाउ 23 में कहाँ होने वाली है? वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, यू शुड बी वेरी श्योर। श्योर है? श्योर वाला श्योर है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला श्योर है? न्यू दिल्ली, इंडिया 2023 में। अभी 2022 में इंडोनेशिया ही बाली में होने वाली है। नेक्स्ट इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके कुछ प्रोग्राम्स के बारे में दिए गए हैं जो 2021 में था। इंडिया रशिया समिट 2021 में थी। इसके बाद कई और इंपॉर्टेंट समिट्स हो चुकी थी। नेक्स्ट हम डायरेक्टली आते हैं, एक बार इंडिया रशिया समिट को रीड कर लेते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से काफी हाईलाइटेड रहा है, तो हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन भी आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। The countries agreed to extend military and technical cooperation by another 10 years. इंडिया रशिया समिट में हुआ था, मतलब सिर्फ इंडिया और रशिया थे इस डायलॉग मीटिंग में। Currently, the independent indigenous production under the cooperation includes T9 tanks, MG29K and Su-30. एक S-400 भी आया था, सुना है इसके बारे में? S-400 ये डायरेक्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पिछली बार था क्योंकि उस समय ये न्यूज में भी था आईसीएसआई की तरफ से कि S-400 डील किसके साथ हुई है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है MG29K किसके साथ डील हुई है, तो इंडिया रशिया में डील हुई है। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोग्राम्स फ्रांस के साथ भी होते हैं, जैसे रफाइल किसके साथ हुआ, जो हेलीकॉप्टर रफाइल इतना इंपॉर्टेंट था वो किसके साथ हुआ था इंडिया का? हाँ, मतलब धीरे से बोलते हैं, अगर तुक्का निकला तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जती नहीं हुई है। चलो, इंडिया रशिया समिट में कुछ इंपॉर्टेंट जो ये टैंक्स है डायरेक्ट पूछ लेता है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 24 कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस, डायरेक्टली आएंगे वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सीधे स्किप करते हुए वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक पे। ज्यादा से ज्यादा चीजें 2021 की दी गई हैं, उसके बाद कई सारे और मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो हम 2021 का इतना डीप में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस हुई थी वीकली, उसमें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहता था वो शेयर होता ही था। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, IOSCO इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन लॉन्च्ड इट्स 5th एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। तो क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक को कौन लॉन्च करता है? IOSCO। What is about ICO? जो अंडरलाइन करवाना है वो करवा दिया, अब बस सब एक क्विक रीडिंग कर लेना क्योंकि डेटा उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। IOSCO is a leading international policy forum for securities regulators and is recognized as a global standard settler for security regulation. जब भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की कोई भी बात आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात आती है, IMF याद आ जाता है, G20, G7, ये सब बड़े बड़े ग्रुप से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो IOSCO को किस वर्ड से हम याद रख सकते हैं कि कुछ बात हो इस बारे में, तो IOSCO आंसर को मार्क करना है। इसको रीड करेंगे, इज द लीडिंग इंटरनेशनल पॉलिसी फोरम फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेटर एंड रिकॉग्नाइज एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेशन। बार बार एक वर्ड आ रहा है, सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो
तो ग्लोबली सिक्योरिटीज रेगुलेशन को कौन सेट करता है? ये IOSCO, ग्लोबल स्टैंडर्ड आए, बट इन रिलेशन टू व्हाट? सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो आग बंद करके आंसर है IOSCO। डन। अब बात आती है बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स की। यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे, इसको जरूर सब पढ़ के आएंगे, क्योंकि आप जब CS बनेंगे, किसी कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में अपॉइंट होंगे, तो वहां की जो मेन ओनर होते हैं, चेयरपर्सन हो चाहे मेन शेयर होल्डर हो, ओनर हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज का नाम, ग्लोबल बिजनेस पर्सनालिटीज, एलन मस्क। उसके अलावा ये किस उसमें है? हाँ, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, रतन टाटा तो इंडिया में है, ग्लोबली। उसके अलावा अमेज़न के ओनर का नाम, हाँ, उसके बहुत सारे और हैं। ट्विटर को हालांकि रिसेंटली एलन मस्क ने वापस ले लिया, हाँ, इनका भी नाम इसमें दिया हुआ है। बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट भी दिया हुआ है। तो ये कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज के बारे में कल पढ़ेंगे, और कुछ ग्लोबल लीडर्स के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप पहले थे, आई थिंक इस बार इन्होंने व्लादिमीर पुतिन डाल दिया है। ICSI भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि क्या हम ग्लोबल लीडर में डाल सकते हैं। पुतिन को डाल दिया है। आई डोंट नो ज़ेलेंस्की इज हियर और नॉट। जो बाइडेन तो है, डोनाल्ड ट्रंप हट गए। 3 के बारे में पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी, उनको तो हमेशा पढ़ना है हम लोग को, इंडिया के बारे में। जो बाइडेन US, और फिर बात आती है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल लीडर नाउडेज। हर न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ इन्हीं के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, सो वाइंडिंग अप फॉर टुडे, एक क्विक रिकैप। आज में बड़े मेजर टॉपिक्स क्या क्या पढ़े? Starting with RBI, then we have done SEBI, CCI, ICSI, IBBI, G7 and G20. इसके अलावा IOSCO। काफी कुछ कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। We will finish it in next class. बिजनेस लीडर्स के बाद बुक्स एंड ऑथर्स हैं, फिर स्पोर्ट्स आ जाता है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू रिमेम्बर ऑल स्पोर्ट्स पर्सन विद देयर स्पोर्ट्स। तो वेल नोन जो होते हैं उनको मार्क करते हुए चलेंगे, बाकी सबको रीड करो, याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो याद तो वैसे भी नहीं है। तो रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फर्स्ट रीडिंग में भी याद दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, कल सबके पास हो सके तो मॉड्यूल रखना, either on mobile or in book form. Thank you so much.